PMC हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। माँ के बिना कुछ भी अधूरा है। उनकी ममता से ही तो सब कुछ पूरा है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति हाजिर हूँ एक बार फिर से माँ हो तो ऐसी सीजन 2 के एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी माँ से जो अपने बेटे की न केवल माँ है बल्कि उनकी बहुत अच्छी दोस्त और एक बहन भी हैं। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं स्नेही गुप्ता जी का। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे दिल्ली की रहने वाली स्नेही जी से, जिन्होंने न सिर्फ एक माँ का फर्ज निभाया बल्कि अपने बच्चे की एक बहन और दोस्त भी बनी। अध्यात्म ने इनके जीवन को तो संवारा ही, इसके साथ उनके परवरिश करने के ढंग पर भी परिवर्तन किया। एक आम माँ से लेकर एक ध्यानी माँ बनने तक के सफर में किन मुश्किलों का सामना किया, आइए जानते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। स्नेह जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपने इस एपिसोड में मुझे बुलाया। जी स्नेह जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपकी मदरहुड जर्नी के बारे में जाने। लेकिन सबसे पहला सवाल, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल ज्योति जी, मेरा बचपन बहुत खुशहाली में बीता। बहुत बड़ी फैमिली थी, जैसे पुराने टाइम में होती है। हम 5 भाई और 4 बहनें थे और मैं अपने पापा की सबसे छोटी बेटी थी। और इवन मेरे भतीजा भतीजी भी मेरे से बड़े थे और बराबर के थे जी। तो बचपन बेसिकली उन्हीं के साथ बीता, भाई बहनों के साथ नहीं बीता, भाभी के साथ और उनके साथ बीता। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे और मम्मी बहुत प्यार करती थी। जैसे छोटी थी तो लाडली थी, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, स्कूल से भाग के आ जाती थी, ऐसी थी मैं। लेकिन एक बार जब मैं फेल हुई क्लास 2 में और वो बच्चों ने आकर मुझे फेलियर बोला, तो मुझे समझ में आया कि वो फेलियर वर्ड मेरी लाइफ में मुझे टक कर गया। और उसके बाद मेरी पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा आगे बढ़ना ही सीखा। इस तरह से लाइफ, कॉलेज कंप्लीट हुआ तो फादर की डेथ हो गई। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि पापा के जाने के बाद शायद मेरा जो लकी चार्म थे मेरे पापा ही थे और मेरी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए। वो 3 से 4 साल का पीरियड थोड़ा ऐसा ही रहा मेरा। उसके बाद मैरिज हुई और मैरिज से पहले मैंने फैशन डिज़ाइनिंग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, ब्यूटिशियन का भी करा, फैशन डिज़ाइनिंग भी करा। और मतलब बहुत क्रिएटिव थी मैं कि कुछ भी बस सीख लो, लर्न करो और करना ही है। फिर मैरिज हुई। मैरिज के बाद लाइफ थोड़ी अप डाउन्स मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहे। बेटा हुआ, 9 मंथ्स में बेटा हो गया। और फैमिली थोड़ा, मेरी ससुराल थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थी और मैं थोड़ा नए विचारों की थी, तो वहाँ पर भी एडजस्टमेंट हो गई। धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन मेरा नेचर बेटे के प्रति प्यार वाला तो बहुत था जब, लेकिन वही एक मदर जैसी होती है कि आपको जब ज्ञान नहीं होता तो आप क्या करते हो, हमेशा बच्चों को डांटना, पढ़ नहीं रहे तो डांटना। मेरा वो नेचर था कि वो नहीं पढ़ता था तो मैं उसके ऊपर नाराज़ होती थी, इवन थप्पड़ भी लगा देती थी। जैसे जब सब माएँ करती हैं ऐसी मैं ही थी, मैं भी उसकी पिटाई भी कर देती थी। इवन वो कुछ भी करने के लिए बोलता था, मतलब कोई क्रिएटिव, थोड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे तो वो कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कभी पार्टिसिपेट करने के लिए कहता था तो मैं उसे डिनाई कर देती थी कि नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। ऐसा रहा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बदलाव आया। बिल्कुल स्नेह जी, जो बदलाव आया उस बदलाव के बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अपने पिता के आप बहुत क्लोज थी और एकदम से उनका जाना जो था वो आपके लाइफ का कहीं ना कहीं डाउनफॉल था। वो शादी के बारे में बताया, हस्बैंड के बारे में, परिवार कैसा था इसके बारे में बताया। लेकिन हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है माँ। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है जब एक औरत माँ बनती है, अपने आप में पूर्ण हो जाती है। अगर बात की जाए माँ बनने के सफ़र की, तो स्नेह माँ बनने से पहले और माँ बनने के बाद
किस तरह की थी, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ज़रूर। स्नेह माँ बनने से पहले खुद एक बच्चे की तरह थी। बिल्कुल मेरा नेचर बिल्कुल बच्चे जैसा ही था, मतलब बहुत मस्तीखोर, इधर उधर जहाँ जाना है वहाँ पूरा एंजॉय करना है, इस तरह से ही था। और शादी के 9 मंथ्स बाद ही बेटा हो गया। तो वो जर्नी जब बेटा हुआ, वो 9 मंथ्स जो मैंने करे, शायद तब इतना आज के टाइम में और जब के टाइम में ना इतना फ़र्क नहीं होता था। आज मेरा बेटा 26 साल का है और 26 साल पहले प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा उसके लिए क्यूरियस हो या आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही हैं। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, जैसा चल रहा है, थोड़े बहुत अप डाउन्स आ रहे हैं प्रेगनेंसी में, वो ठीक है। जब बेटा हुआ तो उससे पहले एक हमारे को ये था कि हमारी बेटी ही होगी। हम मेरे हस्बैंड थोड़ा विश्वास करते थे, तो उन्होंने किसी पंडित से पूछा और उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ही होगी। और ये हमारा डिसाइड था कि हम एक ही बच्चा करेंगे, चाहे बेटा हो या बेटी, ये पहले से हमने डिसाइड किया हुआ था। तो जब डिलीवरी के लिए मैं गई रूम में, तो डॉक्टर ने मुझे बोला मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। मैं कहा नहीं नहीं, आप गलत बोल रही हो, मुझे बेटी हुई है, मुझे बेटी ही होनी थी। बोली नहीं नहीं, आपके बेटा हुआ है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो उसने मुझे दिखाया कि आपके बेटा हुआ है। और वो बेटे के लिए तो मैं रेडी थी, बट बेटे के लिए नहीं थी। तो वो एक वाव मोमेंट जो मेरी लाइफ का था कि अब तो लाइफ बिल्कुल कंप्लीट हो गई, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है कि आप दो और आपका एक बेटा, बस कंप्लीट है, अब हमें नहीं। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस था कि वो एक एक मोमेंट मुझे एक्चुअली याद भी है कि डिलीवरी के टाइम क्या हुआ, कैसी बातें हुई, वो सब चीज़ें मुझे आज तक याद है। मैंने उससे डॉक्टर से बोला कि मैं दोबारा नहीं आऊँगी यहाँ पर क्योंकि ये बहुत पेनफुल। वो बोली नहीं, सब बोल के जाते हैं और सब आते हैं। मैं कहा मैं नहीं आऊँगी, आप लिखवा लो मेरे से। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद मुझे मतलब कंसीव भी नहीं हुआ और मेरे एक ही बेटा है। और बेटा होने के बाद लाइफ बहुत मज़ेदार एकदम, कि वो छोटा बहुत चुलबुला था, मुझे काम भी नहीं करने देता था, नोटी था, इधर से उधर भागना, ये करना, इंटेलिजेंट बहुत था। मतलब मैं बचपन से ही स्कूल जाती थी, पीटीएम में हमेशा टीचर ये कहती थी वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी रेस्टलेस। खुद तो पढ़ता नहीं है, पढ़ने के बाद अपना काम करने के बाद दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है। हमेशा ये बट सुनने को मुझे ज़रूर मिलता था। तो वो KG 1 से लेकर टिल 12 तक मैंने यही सुना उसके लिए हर पीटीएम में, कि वो बहुत नॉटी है और शरारती है और बहुत सबको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, बट इंटेलिजेंट था, माइंडेड बहुत था। स्नेह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बेटे के लिए तैयार ही नहीं थी, आप बेटी के लिए तैयार थी, लेकिन जब पहली बार वो एहसास, जब आपने अपने बेटे को अपने पास लिया, वो एहसास किस तरह का था, उसके बारे में कुछ बताइए। वो एहसास आपका जब आपके ही अंश आपकी बॉडी से जो बाहर आया, आप वो अंश जब आपको गले में आपको लगता है, तो वो एहसास शायद मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। हर एक माँ उस एहसास को फील कर सकती है, क्योंकि वो एहसास बताने वाला नहीं है, वो जस्ट फील करने वाला है। हर एक मदर के लिए वो जब उसका पहला बच्चा या कोई भी बच्चा जब उसकी गोदी में आता है, तो वो एकदम ऐसी हो जाती है कि ये क्या क्या है, ये मेरा ही अंश है जो मेरे हाथों में है, इसे मैंने ही जन्म दिया। वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मैं उसे सही में शब्दों में नहीं बता सकती कि वो एहसास कैसा था मेरे लिए। बहुत प्रीशियस, अनमोल, उसका कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। और जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर चले गए थे और आपके बेटे का आना, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि शायद ये पापा की ब्लेसिंग्स ही हैं जो मेरे पास वापस आई हैं। शायद मेरे पापा 93 में गए थे और बेटा 97 में हुआ, वो काफ़ी लंबा गैप था। तो लेकिन जब बेटा आया, मुझे खैर पापा की उस समय ऐसा नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मेरे पापा की ब्लेसिंग है, क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत लंबा था। मुझे बस ये लगा कि अब हम पूर्ण हो गए। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो संपूर्ण हो जाती है। एक औरत पूर्ण तो होती है, लेकिन एक बच्चे के साथ जब किसी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है उसके बॉडी से, तो वो संपूर्ण हो जाती है। वो वाला एहसास था मेरे लिए। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, मतलब हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है
इवन हर एक बच्चा मेरी फैमिली का, मम्मी की साइड से, वो खुद इतने छोटे छोटे थे और वो खुद उसको उठाए उठाए घूम रहे थे कि नहीं, वो क्योंकि मेरे बहुत क्लोज थे तो वो बच्चे उसको भी लिए घूम रहे थे कि वाह मतलब बुआ का बच्चा है, बुआ का बच्चा है। तो वो एहसास बहुत अनमोल था मेरे लिए। स्नेह जी, हमने स्नेह को जाना, हमने जब वो माँ बनने वाली थी, शादी हुई, उस जर्नी को जाना। लेकिन अब बात करें माँ बनने के बाद, जब वो बच्चा घर आया, जब वो बच्चा जीवन में आया, तो किस तरह की बॉन्ड माँ और बेटा आपस में शेयर करते हैं, उसके बारे में बताइए। जी ज़रूर। जब बेटा छोटा था तो बिल्कुल मेरी उसकी बॉन्डिंग एक माँ बेटे जैसी ही थी कि वो नहीं पढ़ता तो डांटना है, फटकारना है, उसे पिटाई भी करनी है। बाहर खेलने जाता था तो उसकी लड़ाई हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं उसे खेलने भी नहीं जाने देती थी क्योंकि वो नॉटी था। किसी के साथ कोई शरारत हो जाती थी तो उसकी पिटाई होती थी। इसका एहसास मुझे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हुआ कि एक मदर को कैसे बच्चे को पालना चाहिए। सच बताऊं तो मैंने उसका बचपन वैसे ही पाला जैसे एक आम माँ अपने बच्चे को पालती है। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, 9th क्लास में आया, उसकी ट्यूशन्स की नीड थी। 8 तक वो खुद पढ़ा, पहले मैंने पढ़ाते थे फिर वो खुद पढ़ा। ट्यूशन्स की नीड थी तो मैंने जॉब स्टार्ट करी उसके लिए कि भाई अब उसको ट्यूशन्स देनी है, बेस्ट कोचिंग देनी है, तो मैंने जॉब स्टार्ट करी। बट वो बहुत एडजस्टेबल था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो समझदार हो रहा था कि मम्मी जॉब पर जाती है तो भाई मैं घर पे हूँ, आराम से अकेला रह जाता था, कोई टेंशन नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी। दिन में हस्बैंड होते थे तो वो 2-3 घंटे उसे टेक केयर कर लेते थे। पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, साथ में साथ वो नॉटी तो था ही, आपको पता है, तो उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता था। कभी किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था। आज मान ली क्रिकेट देखा है तो क्रिकेट की तरफ, जूडो है तो जूडो की तरफ। लेकिन वो ना, उसका पैशन क्या रहता था, कुछ मंथ्स का ही रहता था, फिर वो बस खत्म। तो मुझे ये बात समझ में आती थी और मैं उसलिए उसको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहती थी। कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि मैं या मेरे हस्बैंड ज़्यादा ये नहीं कर सकते थे कि उसे और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में डालिए। सब में कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ करा सकते हो। तो हमारा फोकस स्टडीज़ पे ही रहता था। जब वो टीन एज में स्टार्ट हुआ तो मैं तो वैसे ही माँ थी जैसे होती हैं। धीरे धीरे वो 11th में आया, हमारी बॉन्डिंग में चेंज आना शुरू हुआ। उसने मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत धीरे धीरे मॉडर्न करना शुरू करा, हमारे विचार बदलने शुरू करे। जो जनरेशन गैप हम कहते हैं ना कि हमेशा रहता है, वो जनरेशन गैप यहाँ उसने ख़त्म करा, हमें चेंज किया। जो हम स्टैटिक थे कि बच्चे को इधर नहीं जाने देना, उधर नहीं जाने देना, हमेशा रहता था। कभी उसको पिकनिक पर भी जाने के लिए हम बहुत सोचते थे कि नहीं भेजना, अकेले नहीं भेजना। लेकिन 11th में आते आते उसने अपनी डॉक्टरी की कोचिंग शुरू करी आकाश से, तो वो अकेले जाना शुरू हुआ। मैं तो उसको अकेले बाहर भी नहीं जाने देती थी, इतना मेरा ज़्यादा उसके ऊपर फोकस रहता था। 11th में बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी आप उसे रोकते हाँ, थे? मतलब उससे पहले मुझे यही रहता था अकेले नहीं जाना। मैंने सारी होम ट्यूशन्स ही लगवाई उसके लिए कि भाई अकेला जाएगा, एक तो टाइम वेस्ट होगा, एक इधर उधर जाएगा। 11th में तो अब आप यहाँ रहते हो और आपको जाना है शालीमार या रोहिणी की तरफ, तो अकेले ही जाना है ट्रैवल करके मेट्रो में। तब मैं थोड़ी बोल्ड हुई कि भाई नहीं, अब इसे फ़ोन भी छोटा सा हमने दिया और धीरे धीरे हमने उसको अकेले जाना देना शुरू करा। उसने हमारी सोच बदलनी शुरू करी कि मम्मी ऐसा नहीं होता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अकेले जाना आना पड़ेगा और मैं बॉय हूँ, आप मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। उसकी क्वालिटी थी, वो हमसे ना कुछ भी नहीं छिपाता था। मतलब आप 11th में वो किसी एक गर्ल के साथ भी उसका अट्रैक्शन हो गया था। इवन उसने वो बात भी हमसे नहीं छिपाई। वो बहुत क्लोज, मतलब उसकी स्कूल की नहीं थी, दूसरे स्कूल की थी, कहीं वो मिले और उसकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा हो गई। वो बहुत ज़्यादा उसके, कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं मिलता था उसके साथ। मेरे सामने, मेरे घर में वो बैठते थे, मिलते थे, तो मुझे कोई इशू भी नहीं होता था कि बच्चे हैं आराम से मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारी सोच अब चेंज हो चुकी थी, हम मॉडर्न हो चुके थे कि नहीं, बच्चा बाहर जाके कुछ करेगा, इससे बेटर कि पेरेंट्स के सामने ही
मिले, और मेरी सोच हमेशा ऐसी रही, और हस्बैंड को भी मैंने चेंज कर दिया था, नहीं अकेले में छुप छुप के काम बच्चे करेंगे, उससे बेटर है कि माँ बाप को सबसे पहले पता होना चाहिए। आपके बच्चे के बारे में कोई बाहर वाला आके आपसे कंप्लेंट करे, आप उसकी आवाज़ बंद कर सकते हो अगर आपको पता है तो बिल्कुल। तो उसने वो सोच बदल दी, वो धीरे धीरे उसके साथ अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गया। 12th आई, 12th में और ज़्यादा हम क्लोज़ होने लगे, हर एक बात वो मेरे से और ज़्यादा शेयर करने लगा। 12th करने के बाद उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, वो उसका क्रैक नहीं हुआ तो उसने 1 साल ड्रॉप किया। हम उसके लिए भी रेडी हो गए, उसको दोबारा कोचिंग दिलाई, फिर भी उसका MBBS में नहीं आया, BAMS में आया, आयुर्वेद में। अच्छा। और उससे पहले फिर उसने एक IPH ITO पे है, उसमें उसने फिजियोथेरेपी का एक ऑक्यूपेशनल लिया था, उसमें उसके बाद आने के बाद उसका BAMS में आ गया, तो हमने वहाँ से उसको ड्रॉप करा के उसको BAMS में एडमिशन करा दिया। एशिया के नंबर 1 कॉलेज में उसका नजफगढ़ में आया, CBPACS में। अब बच्चा आपके पास रहता है और आपको भेजना है उसे हॉस्टल में, मेरे लिए वो बहुत कठिन था, क्योंकि जब तक मैं उसके साथ काफ़ी अटैच हो चुकी थी। और इकलौता बेटा आपके साथ रह रहा है, नहीं मैंने रेडी किया, नहीं इसके कैरियर के लिए इसे वो भेजना ही पड़ेगा जी। थोड़ा डिप्रेस हुई, थोड़ा अच्छा 12th में आने से पहले एक चीज़ और रही, मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। जब वो 12th में था तो मुझे यही लगता था कि ये पढ़ता नहीं है, हालांकि वो पढ़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो सारा दिन नहीं पढ़ता। हमारे लिए पढ़ना कैसा होता है, बुक वहाँ पढ़ते रहो, और वो ऐसा है कि पूरा दिन सब कुछ करेगा और रात को 4 घंटे पढ़ेगा। उसकी स्टडीज़ इसी तरह से होती है। तो विदुषी मेरी डॉटर इन लॉ लगते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, विदुषी बुगना ने, बुआ जी आप ना मेडिटेशन करके देखो, आप इतनी कशिश बहुत इंटेलिजेंट है, आपको ऐसा लगता है वो कर लेगा, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करो। तो वो मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया, और जैसे जैसे वो 12th क्रॉस कर रहा था और मैं मेडिटेशन कर रही थी, इवन उसके एग्ज़ाम्स वहाँ हो रहे हैं और मैं बाहर बैठ के मेडिटेट कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गार्डन में ही बैठे रहते थे, वो 3 घंटे वो एग्ज़ाम देता था और हम मेडिटेट करते थे, जबकि मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा मेरा मन नहीं लगता था, मैं सच बताऊँ, लेकिन मैं बहुत लगता था नहीं अभी मेरे को 1 घंटा पहले करना है, आधे घंटे बाद में करना है, अगर उसे कुछ नहीं आएगा तो मैं मेडिटेट करूँगी तो उससे 100% समझ में आ जाएगा। मेरी थॉट यही रहती थी, और कोई फोकस ही नहीं था मेडिटेशन करने का। अब हम 90 उसने स्कोर भी किया 12th में, और जब उसका एडमिशन हो गया तो धीरे धीरे मेरा मेडिटेशन कम हो गया, छूट गया। आप जिस फोकस के लिए आप कर रहे थे, जिस एम के लिए कर रहे थे, आपका वो पूरा हुआ, आपने छोड़ दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज ही नहीं थी उसके बारे में, कोई ज्ञान नहीं था जब तक। ये ज्ञान तो आपका जब लॉकडाउन हुआ है तब बिखर के आया है कि आप इसमें इतना सब कुछ है। तो वो जब यहाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ 2015 में धीरे धीरे वो मेडिटेशन ख़त्म हुआ। 2016 में 1 साल ड्रॉप करने के बाद बेटा हॉस्टल चला गया। अब वो वीकेंड पे आता था और वीकेंड पे बस मुझे वेट रहती थी, आज कशिश आएगा और ये करना है वो करना है, इस तरह से हमारी लाइफ चल रही थी। तो वो हॉस्टल चला गया और मैं उसे मिस करती थी, फ़ोन पे बात करती थी, वो भी मेरे से बात करता था, हर एक पूरे दिन की पूरी न्यूज़ ज़्यादातर बता देता था कि ऐसे हुआ ये हुआ, मतलब कुछ छिपाता नहीं था। उसकी क्वालिटी थी कि वो कुछ छिपाता नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा जो अपने बेटे की एक चीज़ लगती है कि बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स से छिपाते हैं, दुनिया को बताते हैं, बट पेरेंट्स को नहीं बताते। उसका ये था कि वो पेरेंट्स को बताता था, दुनिया को पता चले या ना पता चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल स्नेह जी, तो ये तो आपने बताया कि 11th के बाद जब उसने आपको चेंज करना शुरू किया तो आप किस तरह से आपने खुद को बदला। बॉन्ड तो आपके पहले से ही बच्चे के साथ माँ की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि हम अक्सर जो नहीं कर पाते हैं हम उसका प्रेशर अपने बच्चे पे डाल देते हैं। मुझे टीचर बनना था, मैं नहीं बन पाई, तो मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बने। मुझे डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाई, तो मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बने। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कशिश डॉक्टर है आज, तो क्या ये उनकी खुद की चॉइस थी या फिर बचपन में आप उन्हें प्रेशराइज करती थी कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है या तुझे ये बनना है या वो बनना है? इसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरा डिसीज़न नहीं था।
मैं उसे हमेशा यही कहती थी कि तुम साइंस, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, जो तुम्हारा मन है वो लो। उसका हमेशा साइंस में ही इंटरेस्ट रहा था। मैं उसे बोलती थी आप बीटेक नॉन मेडिकल में जाओ, इसमें इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता और 4 साल में आप अर्निंग पर्सन बन जाते हो। क्योंकि सर्कमस्टांसेस हमेशा फाइनेंस को लेके थोड़े से रहे, तो मुझे यही लगता था, क्योंकि मेडिकल में आप आफ्टर 6-7 ईयर्स बाद कमाने लायक बनते हो और आपका बहुत पीरियड उसमें चला जाता है, एक एज बढ़ती है आपकी। लेकिन उसने सडनली 10th में आते आते उसने डिसीज़न भी कैसे लिया वो मुझे बताता है। पापा का कोट, लैब कोट वो पहना, टेक्नीशियन कोट, और उसे किसी बच्चे ने बोल दिया सर आप भैया आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस कोट में। बस उसने सडनली डिसीज़न ले लिया कि मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना है, मेरे को यही कोट पहनना है। और उसने 10th में आते आते लास्ट में हमें बोला मुझे साइंस ही लेनी है, मेडिकल लेना है, इवन मैथ्स भी नहीं लेना, मैथ भी नहीं लिया उसने, सिर्फ पीसीबी लिया और कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। ये उसका खुद का ही डिसीज़न था। और आज भी, अब उसने BMS करने के बाद अभी तक मास्टर्स के लिए वो नहीं गया। 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है उसका, हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए, लेकिन वो अभी तक मैं कहूँ MS कर रहा है या MD कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं। अभी वो जॉब लाइन में है और आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में एज ए लगा हुआ है। मेडिकल लाइन से, क्लिनिकल जॉब से नॉन क्लिनिकल जॉब में वो आ गया। मैंने उसको तब भी नहीं बोला, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले भी मैं उसके साथ ऐसा नहीं करती थी कि तुम्हें यही करना है। पढ़ाई का प्रेशर हमेशा रहा, जैसे मैंने बताया बचपन में, लेकिन सब्जेक्ट लेने का डिसीज़न उसका ही था और आज भी उसी का है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम करूँगा, मैं नॉन मेडिकल में काम करूँगा, मैं क्लिनिकल जॉब में काम नहीं करूँगा। तो ये उसकी फ्री विल है। स्नेहा जी, जैसा कि हमने कहा कि बात करेंगे ध्यान के बारे में, तो आपने बताया कि जब आपका बच्चा 12th में था तो वो अंदर एग्ज़ाम देता था और आप बाहर जो थे मेडिटेशन करते थे, तो कैसे आपके इस अध्यात्म के मार्ग की शुरुआत हुई और कब से शुरुआत हुई? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। मैं 2015 में जब बेटा 12th में था, जैसे बताया कि इसी की वजह से मैं कि पढ़ता नहीं है और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। और जैसे जैसे इसका रिज़ल्ट आया और इसका सिलेक्शन हो गया सब चीज़ों में, मेरी ये ध्यान की यात्रा यहीं ऑन ऑफ मोड पे चली गई। कभी करा, कभी नहीं करा, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। क्योंकि मन तो मेरा, सही बताऊँ, तब भी नहीं लगता था। मैं बस बैठती थी कि नहीं मुझे बैठना है, अपनी सासों के साथ एक होना है। दोबारा जब मैं अपना नया जन्म जिसे मानती हूँ, 2019 1 सितंबर को मेरा न्यू बर्थ हुआ। उस टाइम होना था महाकुंभ ऋषिकेश में, और मैं पहले साल भी सोच रही थी जाने की, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाई। तो उस साल मैंने सोचा 2019 मुझे ज़रूर जाना है। लेकिन वहाँ मेरे को ये पता चला कि वहाँ तो 3 घंटे पत्री जी सुबह ध्यान कराते हैं पत्री सर, और शाम को भी होता है, और मैं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकती, तो मैं वहाँ कैसे बैठूँगी। 1 सितंबर 2019 जब मैंने 40 डेज़ का 1 घंटे का चलिया पकड़ा, उसने मेरी लाइफ चेंज करी। 1 घंटा बैठना तो मेरे लिए कंपलसरी था, क्योंकि मैंने अपने आप से संकल्प लिया। लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान करती थी, 1 घंटा बैठ गई, कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा, और बीच बीच में जैसे कहते हैं ना दूध में मलाई, मैं हमेशा ये सोचती थी नहीं ये तो मुझे करना है, इसके अलावा मैं जितना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा। क्योंकि सारा दिन फ्री तो होती थी, बेटा हॉस्टल में है, हस्बैंड चले जाते हैं, तो आप करोगे क्या, आपके पास तो काम कुछ है नहीं करने के लिए। तो उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। 1.5 से 2 घंटा मैंने मेडिटेशन किया, फिर नेक्स्ट चलिया मैंने लिया 2 घंटे का, फिर 3 घंटे का। फर्स्ट चलिए के बाद ही मेरी लाइफ, मेरे घर पे भी सेशन स्टार्ट हो गए। मतलब लोग मुझे मिलकर मेरे नेबरहुड में, उनको चेंज लगा मेरे वो 40 दिन में। तो उन्होंने कहा स्नेह मुझे भी बताओ तुम ध्यान कैसे करती हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा फेस इतना ग्लो कर रहा है, तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो रही है, और तुम तो इतना ज़्यादा माइग्रेन के पेन में पड़ी रहती थी, जो सारा दिन डिप्रेस रहती थी, टेंशन में रहती थी, अब तो तुम खिलखिलाती रहती हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं ध्यान मेडिटेशन कर रही हूँ, आओ तुम भी करो। तो उन्होंने भी स्टार्ट किया मेरे साथ। बेटे के लिए मुझे वहाँ पर एक अवेयरनेस लगी कि मैं अपने ससुराल के सभी बच्चों को तुम करके बोलती हूँ, लेकिन अपने बेटे को ही तू करके बोलती हूँ। मतलब वो मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को तो मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रही और दूसरों के बच्चों को मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। मैंने अपने बेटे को सडनली तुम करके बोलना शुरू करा,
बेटा तुम, बेटा तुम। तो वो मुझे बोला कि मम्मी ये क्या कर रही हो आप तुम कैसे कह रही हो? मैं कहा बेटा मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो तुम मुझे कैसे दोगी? क्योंकि मैंने ये सीख लिया कि गिविंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग, कि जो आप दे रहे हो वही आपको मिलेगा। तो मैं तुमसे तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, लेकिन मैं अगर नहीं दूंगी तो वो मुझे कैसे मिलेगा? उसे बहुत मतलब ये बात अच्छी लगी कि मम्मी मुझे तुम करके बोल रही है। इवन मैं अपने मम्मी की साइड के बच्चों को भी तुम करके बोलने लगी, बट उनको तो बिल्कुल ऑकवर्ड लगता था। बेटे को तो मेरी बात ये समझ में आई कि हाँ मम्मी मुझे ऐसे बोलती है। वो बहुत और ज़्यादा मेरे पास धीरे धीरे क्लोज होने लगा। और जैसे पति सर ने सिखाया हमें कि नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, मुझे वो वाला रूल अपने बेटे की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैंने इम्प्लीमेंट किया। कि बेटा जैसे वो कुछ भी कर रहा है, मैं एक बार एज ए मदर उसे ज़रूर समझाती रही कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर वो नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते यंग एज में आने के बाद। वो जो कर रहा है वो मुझे बता भी रहा है। मुझे सबसे प्लस पॉइंट ये लगता था कि वो मुझे बता रहा है, और जब मेरा इंटरफेरेंस नहीं होता था तो उसे वो समझ में भी आती थी चीज़ कि मुझे कोई रोक टोक नहीं है किसी भी चीज़ की, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी चीज़ की, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर बच्चे आपके जल्दी कोई गलत हरकत करना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप रिस्ट्रिक्टेड होते हो ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रेशर करती है कि नहीं मैं ये काम करूँ। जब आपने फ्रीडम दे दी तो वो बच्चा नहीं करता। हर काम वो करके ज़रूर देखेगा, लेकिन वो छोड़ देगा, अपनी हैबिट नहीं बनाएगा किसी भी चीज़ को। तो उसने वही चीज़ उसे अच्छी लगी कि भाई मम्मी अब मुझे टोकती नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, मुझे बताती ज़रूर है लेकिन उनका इंटरफेरेंस नहीं रहता किसी भी चीज़ में। अब हम धीरे धीरे, जब मैं नॉन जजमेंट और नो इंटरफेरेंस में ही, तो वो मेरे और क्लोज आने लग गया। मेरे रिलेशन कशिश से ही नहीं, अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली में धीरे धीरे बहुत हेल्दी होने लगे। तो ध्यान किया था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं क्या मैजिक स्टिक मिल गई कि इसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। मेरी हेल्थ इश्यूज़ रहते थे वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगे, वो बहुत अच्छे जाने लगी मेरी हेल्थ, मतलब मैं हैप्पी रहने लगी। आपको कुछ भी हो रहा है तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, आप एंजॉय करो। मेरे इवन पैर में फ्रैक्चर हुआ मेरे बर्थडे वाले दिन, तो उसे भी मैंने एंजॉय किया। अब मेरा रेस्टिंग टाइम शुरू हो गया, मैं रेस्ट करूँगी। जैसा कि पत्री सर हमेशा बोलते हैं, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है हर सिचुएशन को। कोई आ रहा है तो आया है, अच्छी बात है, कोई जा रहा है तो वो भी आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है आप जा रहे हो। तो आपके अंदर वो भावना आ गई कि ये जो हो रहा है ये सब अच्छा है। हाँ। उसके बाद ज़िंदगी जो है वो अपने आप ही बदल गई। इवन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला मेरे अंदर चेंज देखे कि तुम इसमें आगे बढ़ो। तो वो बात मुझे बहुत ज़्यादा लगी कि आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड आपको फ्रीडम दे रहे हैं, जो बहुत मुझे रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, कहीं भी जल्दी से अकेले आने जाने किसी भी चीज़ में नहीं देते थे, और उन्होंने मुझे फ्रीडम दे दी कि जाओ तुम इसमें आगे बढ़ो करो। तो आपको तो ग्रीन सिग्नल मिल गया कि भाई आप कर सकते हो। और रियली मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई, बेटे के साथ बॉन्डिंग चेंज हुई। आज बेटा और मैं एक तरह से ऐसे हैं कि वो मेरा रिफ्लेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गाइड भी वो है, मेरा फ्रेंड भी वो है, मेरा गुरु भी है, वो मुझे टीच भी करता है, मेरा टीचर भी है। और हम भाई बहन की तरह लड़ते मरते भी बहुत लड़ाई करते हैं। वो तो मुझे कई बार बेटा भी बोलता है, मम्मी को बेटा बोल रहा है। और मतलब आप सोचो कि एक बेटा माँ को बेटा बोल रहा है, कैसी बॉन्ड होगी वो। मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट लेवल 1 किया, लेवल 2 किया। तो वो मुझे आकर एक बच्चे की तरह, मम्मी वाह आप एग्ज़ाम दे रही हो, इससे प्यार करके जाता है वो मुझे। वो मोमेंट बहुत प्रीशियस होते हैं आपके, जब आपके बच्चे इस तरह से हरकतें करते हैं। तो ये लाइफ ऐसे चल रही थी मेरी। अध्यात्म की लाइफ भी बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ी। उस टाइम पीरियड में मेरे हस्बैंड को थोड़ा कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, बट पूरे सिम्टम्स आ गए। उन्होंने भी अपने आप को ध्यान के द्वारा ही बाहर लेकर आए। वो पिरामिड्स उनके चारों तरफ लगाए, और उन्होंने मतलब दिन और रात, पूरी रात बैठ के मतलब लेट कर ध्यान किया, और उस ध्यान से उनका वो नेगेटिव पॉजिटिव जो होना था वो नेगेटिव आया। और वो 2 दिन में एकदम ऐसे हो गए, जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी कि हम हॉस्पिटलाइज भी नहीं कर पा रहे थे।
क्योंकि कहीं जगह नहीं थी। सेकंड वेव का टाइम था, वो फर्स्ट वेव का टाइम था, और बड़ी मतलब वो कंडीशन रहती थी कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो उस टाइम भी मैंने पत्री सर को मेडिटेशन में बैठ के कॉल करी और उसी टाइम हमें एक सडनली बेटे के हॉस्पिटल से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप अंकल को सुबह मंडे को लेके आ जाओ, यहाँ पर हम एडमिट करेंगे उन्हें। जो उनका 3-4 फीवर चल रहा था, बिल्कुल कंजक्शन हो गई थी बॉडी में, और एकदम मतलब समझ लीजिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। और प्राइवेट में जाने के लिए आपका लाख रुपए रोज़ का खर्चा था। 15 दिन वो कम से कम रखते, मेडिकल पॉलिसी इतनी ज़्यादा थी ही नहीं। तो बस मैं और मेरा बेटा हम यही सोचे थे कि नहीं, सिचुएशन कोई भी हो हम एक्सेप्ट कर लें। और उस टाइम हम दोनों ने मिलकर इनको संभाला। इवन किसी का कोई फ़ोन भी आता था तो हम हमेशा यही बोलते थे, नहीं ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं ना खुद ही। पेशेंट के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं वो बहुत बीमार है, उसको ये हो रहा है, तो वो वैसे ही सिचुएशन में आएंगे। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स का जब भी फ़ोन आता, नहीं नहीं बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया। और सच्ची में वो 2 दिन में बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए, और वो 5th डे तो अपने क्लिनिक पर चले गए। अब ये देखो, ध्यान से लाइफ में बहुत कुछ हुआ, बहुत चेंजेस आए, लाइफ टोटली चेंज हो गई। जैसा कि आपने कहा कि पहले की स्नेह डिप्रेस रहती थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम से परेशान रहती थी, बच्चे के साथ भी उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वही कि मैं अपने बच्चे को इज्जत दूंगी तभी वो मुझे वापस देगा, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ अच्छे से रहे, लेकिन हम बच्चे के साथ कैसा रह रहे हैं हम वो कभी देख ही नहीं पाते हैं, हम कभी वो समझ ही नहीं पाते हैं। स्नेह जी, जैसे कि आपने बताया आप भी मेडिटेशन करती हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन से पहले वाली, ध्यान से पहले वाली स्नेह और ध्यान के बाद वाली स्नेह से मैं मिल रही हूँ, लेकिन मैं ध्यान से पहले वाली स्नेह से नहीं मिली हूँ। तो ध्यान से पहले वाली जो स्नेह थी वो कैसी थी, उसका नेचर कैसा था, वो किस तरह से रहती थी, किस तरह का रिएक्शन देती थी किसी भी चीज़ को, और कैसे उसने खुद को बदला, मैं चाहूँगी इसके बारे में बताएं आप। ध्यान से पहले मेरा नेचर ऐसा था कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, कूल बहुत जल्दी हो जाती थी। मेरा ये नेचर था कि मुझे गुस्सा आया और किसी ने मेरे से बात करी प्यार से आकर, और मैं बहुत जल्दी शांत भी हो जाती थी। अपनी गलती के लिए सॉरी भी बहुत जल्दी फील करती थी। ये नहीं था मुझे कि भाई सॉरी नहीं मांगनी, ईगोस्टिक रहना है, ईगो में रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हस्बैंड से कभी कोई बात हो जाती थी तो उनको भी मना लेती थी इवन, और आसपास कुछ भी मतलब एकदम रिएक्शन देना ऐसा होता था। किसी ने एक बात कही तो मैं 4 बात सुनाती थी बराबर में, मतलब आप जबान पूरी चला रहे हो, हस्बैंड से भी चला रहे हो, किसी और से भी पूरी चला रहे हो, और उसके बाद फिर आप रियलाइज़ कर रहे हो नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सॉरी बोलना चाहिए था। ऐसे ही ससुराल में भी देखिए, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ होता ही है। तो वही नेचर मेरा रहता था कि मेरे को कोई भी बात, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। किसी के लिए मैं कर रही हूँ और फिर मुझे वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो मैं 2 बातें उनको 4 सुना ही देती थी, करती थी पूरा उनका, लेकिन अगर वो मुझे उसके बाद कुछ कह रहे हैं तो मैं 4 बातें सुना देती थी। मेरा नेचर ऐसा था। और आज के नेचर में ऐसा है कि सामने वाला अगर सुना रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो मैं जल्दी से रिएक्शन नहीं देती। सिचुएशन को परखती हूँ, कि ऑब्जर्व करती हूँ कि इस समय मुझे क्या जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसको ऑब्जर्व करके उसका आंसर करती हूँ। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया। पहले बस भड़कना आता था, अब समझना आ गया कि आप ध्यान में आपकी समझदारी बढ़ गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई कि आप लोगों से कैसे बात करते हो, लोग आपको क्या कह रहे हैं, आप पहले ऑब्जर्व कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। स्नेह जी, जैसे कि आपने बताया कि हस्बैंड भी ध्यान करते हैं, तो आपने तो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि आप पहले क्या थी और अब किस तरह के चेंजेस आए, तो आपके हस्बैंड का बॉन्ड आपके बेटे के साथ किस तरह से चेंज हुआ, या फिर उनके नेचर में क्या कुछ चेंजेस आए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप बताएं। हस्बैंड के नेचर में थोड़ा चेंज आया, क्योंकि वो सिर्फ ध्यान करते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ, खाली ध्यान से आपका जीवन नहीं बदलता, आपको ज्ञान की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ध्यान ज्ञान सेवा, पत्री सर का ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल एकदम सटीक है कि आप इन तीनों को अपने जीवन में अपनाओगे तो ही आपकी लाइफ में चेंज होगा। वो करते हैं ध्यान, बट इतना मैं कहूँ इंटेंसली नहीं करते कि भाई बहुत ज़्यादा वो ध्यान के प्रति जागरूक है। हाँ, लेकिन किसी को बताना हो तो वो फ़ौरन ध्यान के बारे में ज़रूर बताते हैं कि आप ध्यान करो, ये करो।
हाँ, पहले बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे, जल्दी शांत नहीं होते थे, अब थोड़ा जल्दी शांत हो जाते हैं। गुस्सा आता है तो थोड़े शांत हो जाते हैं। बेटे के साथ उनकी बॉन्डिंग भी एक फ्रेंड वाली है, बहुत ज़्यादा ओपन है, लेकिन बेटा अटैच ज़्यादा मेरे से है। मेरे बताता वो पापा के साथ भी सब कुछ शेयर करता है, पापा भी उसके साथ सब कुछ। हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल तीनों का ऐसा ही है कि आप बैठो, मस्ती करो, मजाक करो, कोई उस टाइम ये नहीं होगा कि वो पापा हैं, मैं मम्मी हूँ, वो बेटा है। आपको जो बोलना है, जैसा बोलना है, कुछ भी। बेटे के साथ तो ऐसा है, मैं कोई भी बात इजीली शेयर कर लेती हूँ, और हस्बैंड भी बेटे के साथ या बेटा हस्बैंड के साथ कोई भी बात शेयर कर लेते हैं। स्नेह गुप्ता जी, हमने बात की आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चे के बारे में। आप ध्यान पे कब से जुड़ी, ध्यान से किस तरह से आपका जो है वो मिलाप हुआ, इसके बारे में बात की। लेकिन अगर बात की जाए ध्यान से आपको अपने बच्चे के साथ रिश्ते सुधारने में क्या मदद मिली, और किस तरह से आप एक स्पिरिचुअल मदर बनी, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2019 में रेगुलर ध्यान में आई हूँ, जिससे मेरे जीवन को बदला। और 2019 में बेटा भी लॉकडाउन पीरियड में घर पर आ गया था, क्योंकि वो हॉस्टल में था। वो पीरियड घर पे रहना उसका सारा दिन, और जब स्पेस, जैसे हमारा थोड़ा स्पेस कम है, उसी में आप रहते हो, तो आपको बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और जब बेटा भी आपका बहुत अलग रह चुका होता है और आप भी उससे दूर रह चुके हो, तो होता है ना कि एक आपका डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। आप बात करते हो, थोड़ा टाइम में आना तो अच्छा लगता है। तो उस टाइम में मेरा बेटा और मेरी बहुत बॉन्डिंग में चेंज हुआ। वो जो मैं गलतियां करती, वो मुझे समझाता कि मम्मी आप ये कर रहे हो। इवन आज भी कोई गलती मेरे से हो जाती है या मैं कहीं गलत लगता है उसे है, तो वो मुझे फ़ौरन आके समझाता है कि मम्मी आप में अभी पेशेंस की कमी है। वो मुझे कहेगा आप में पेशेंस की कमी है, आप पेशेंस को सुधारो, अपना इम्प्रूव करो। तो वो लॉकडाउन पीरियड में हम दोनों एक दूसरे को सिखाते थे। वो मुझे सिखा रहा है और मैं उसे सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पेशेंस लेवल बढ़ाना था और उसे मेरी चीज़ों को समझना था। अंडरस्टैंडिंग, प्यार, बॉन्डिंग जो हमारी थी, उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिलना था, क्योंकि आप एकदम साथ साथ रह रहे हो। दूर से तो सब कुछ अच्छा लगता है, मेरा भी उसके साथ बॉन्ड है, उसका भी मेरे साथ बॉन्ड है, वीक में एक बार आ रहा है तो मुझे भी सब बढ़िया लग रहा है। लेकिन जब हम पास रह रहे हैं, तब हमें असली बात समझ में आती है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं उसे तुम कहने लगी, उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। वो मेरे धीरे धीरे बहुत क्लोज आने लगा कि मम्मी ये कहीं जाना है, शॉपिंग पे जाना है तो मम्मी जाएगी, पापा को साथ लेके नहीं जल्दी से जाता, वो मुझे ही लेके जाता है। मैं उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, तो उसे वो बात बहुत मज़ेदार लगती है। इवन उसके फ्रेंड्स भी आते हैं, उन्हें कभी पार्टी भी करनी होती है, कुछ करना होता है, तो रात को मैं यही बोलती हूँ आप घर पे यहाँ बैठ के करो। वो बच्चे अपने पेरेंट्स से छिपाते हैं, बट मेरे साथ सब कुछ ओपन है उसका। तो हम दोनों तो कभी मना नहीं करते, जो करना है बाहर ना जाओ, घर पे ही करो। तो वो चीज़ें उसको बहुत, कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसकी मम्मी बहुत टैलेंटेड है, उसे ये बात बहुत लगती है कि मेरी प्राउड फील करता है कि मेरी मम्मी में हर एक टैलेंट है। वो डिज़ाइनिंग करवा लो, उनसे डांस करवा लो, उनसे पेंटिंग करवा लो, उनसे ड्राइंग करवा लो, हर एक काम में वो निपुण है। और आज अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी वो सबसे आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। वो मुझे रोकते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मुझे कहीं भी जाने से, आगे बढ़ने से नहीं रोकते। आज मैं स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे बढ़ रही हूँ, तो आपका फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ध्यान करें या नहीं करें, उनका सपोर्ट ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो वो मेरा बेटा, अगर कभी हस्बैंड मना भी करते थे तो नहीं, मम्मी को जाने दो पापा, मम्मी को करने दो, अब तक उन्होंने कुछ नहीं करा, वो नहीं कर पाई, अब वो अपनी लाइफ जी रही हैं तो उन्हें जीने दो। वो बहुत ज़्यादा उसे, मतलब मैं कुछ पहनना चाहती हूँ, जीन्स पहनना चाहती हूँ या मैं थोड़ा ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ, तो उसने हर चीज़ की फ्रीडम मुझे दी, अपने पापा से दिलवाई कि नहीं, मम्मी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी, मम्मी को पहनने दो, जीने दो उन्हें अपनी ज़िंदगी। इस चीज़ से ना मेरा और उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा क्लोज होता चला गया। मैं उसके साथ आज के टाइम में अटैच बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब
मैं वो सोचती हूँ कि अगर वो पूरे दिन में जॉब करके आ रहा है तो वो 1 घंटा मेरे साथ ज़रूर बैठे, मैं उसके साथ बातें ज़रूर करूँ, हर पूरी बात उसे ज़रूर बताऊँ कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया। और वो भी थोड़ी देर नहीं बताएगा, लेकिन रात को आधा घंटा, 2 दिन में 1 घंटा, जब भी उससे टाइम मिलेगा पूरी कहानी अपनी सारी चीज़ की, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है, चाहे उसकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे उसकी फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड है, हर एक चीज़ वो मेरे साथ शेयर करता है। हम दोनों इतने क्लोज आ चुके हैं कि आप कोई भी बात इजीली एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, जो मेरे को नहीं लगता कि हर एक बेटा अपनी माँ से या माँ एक बेटे से कर सकती है, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है तो मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है कि ये सब, मुझे सब कुछ उसी में नज़र आता है। और हम बहुत फ्रैंकली सारी बातें करके, कोई भी चीज़ मुझे प्रॉब्लम है या उसे प्रॉब्लम है, हम सब कुछ डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं उसे, कहाँ क्या कैसे करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, प्लानिंग क्या करनी है हमें फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से हम आगे अपने आप को ग्रो करेंगे, वो पूरी की पूरी प्लानिंग, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल है, किसी भी रूप में है, वो हम दोनों बैठ के करते हैं और फिर अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करते हैं। पहले हम दोनों का डिस्कशन होता है, फिर हम उन्हें बताते हैं कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, भाई अब आपकी क्या राय है। इतना ज़्यादा बॉन्डिंग होना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बच्चे हमेशा पेरेंट्स से दूर जाते हैं और लड़के तो मुझे लगता है ख़ास तौर से ज़्यादा अटैच नहीं होते। बॉयज़ का तो थोड़ा ऐसा ही रहता है कि वो बाहर ज़्यादा रहते हैं और वो घर पे मेरे साथ बहुत हैप्पी रहता है, मैं उसके साथ बहुत हैप्पी रहती हूँ। कहीं हमें घूमने जाना है तो हम तीनों ही, मैं बल्कि बोलूँ नहीं, हम तीनों ही जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, किसी को नहीं लेके जाएंगे साथ, हम तीनों मज़े करके आएंगे। उसकी बॉन्डिंग बिल्कुल ऐसी होती जा रही है हम दोनों माँ बेटे की। स्नेहा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप इंटरफेयर नहीं करती हैं और शायद इसलिए वो आपके साथ ज़्यादा ओपन अप हो पाया, लेकिन ये इंटरफेरेंस जो कम हुई है वो ध्यान में आने के बाद हुई है। इतना इजी नहीं होता है कि हम अपने बच्चे को बोलें, एक बार समझाएं और बोलें फिर आपको जो करना है आप करें। आप ये चीज़ अपने अंदर कैसे लेकर आए कि ठीक है आपको जो करना है, आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है, आप करें। कैसे एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे, अच्छे से चले, मेरे कहे पर चले, तो इंटरफेरेंस ना करना ये कैसे हो पाया, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, ये इम्प्लीमेंट करना वाकई में बहुत टफ होता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल टैबलेट लेवल 1 किया और उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली और हमें पता चला कि हर कोई अपनी लाइफ का सोल प्लान लेकर आता है, उसको अपनी लर्निंग लेनी है, चाहे वो घर में हस्बैंड है, चाहे वाइफ है या बच्चे हैं, सबका अपना अपना सोल प्लान है। मेरे इंटरफेरेंस करने से उसको या तो समझ आ जाएगी या वो नहीं समझेगा, तो उसको जब जो लर्निंग लेनी है, जिस समय लेनी है, वो उस समय ही लेगा। तो ये बात मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट जब मैंने करी, मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में आई कि नहीं, वो उसका सोल प्लान है, उसको जो लर्निंग किसी भी लेसन लेनी है, कोई हैबिट है या उसे छोड़ना है या किस तरह से आगे बढ़ना है, तो वो मैंने अपने जीवन में इंटरफेरेंस शब्द को धीरे धीरे हटाया। इवन मतलब पढ़ते हुए ये भी समझ में आया, कई बार हम हस्बैंड को भी टोकते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, ये भी तो इंटरफेरेंस ही एक तरह की, तो वो भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को उनके साथ रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो। जब आपको नहीं समझ पसंद आता कि मैं कहीं जाऊँ, मेरे हस्बैंड मुझे टोके, कहाँ जा रही हो, कब आओगी, तो मुझे जब पसंद नहीं आ रहा तो मैं उनको टोकूंगी तो उन्हें भी तो पसंद नहीं आएगा, फिर बच्चों को कैसे पसंद आएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगी, जो मैं अपने बेटे के साथ तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करती हूँ कि कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती, वो मुझे बताते हैं। और इसमें 50% उसका भी हाथ रहा, 50% स्पिरिचुअलिटी ने दिया, तो 50% मैं कहूँ जो उसने हमें ओपन अप किया, हमारे व्यूज़ चेंज किए। अगर वो चेंज नहीं करता तो शायद मैं इतनी जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसने जो मेहनत करी हमें चेंज करने में, उसकी मेहनत के साथ जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई और ये सब्जेक्ट समझ में आया, तो वो 100% इम्प्लीमेंट हो गया कि नहीं, इंटरफेरेंस नहीं करनी। आप पेरेंट्स हो तो आप समझाओ एक बार कि भाई आपके लिए ठीक नहीं है, बाकी आपका डिसीज़न है, आप जैसा सही लगे वैसा करो, तो उसे वो बात समझ में आती है कि नहीं, हाँ मम्मी ठीक कह रही हैं, शायद मुझे ये चीज़ सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं एकदम डिसीज़न लेना चाहिए।
आप देखो क्लिनिकल जॉब से बच्चा आप डॉक्टर बन गया और आप आयुर्वेदा में वो जॉब कर रहा है और उसके बाद सडनली एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। मतलब ये भी एक स्पिरिचुअल टैबलेट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर समय है तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में कहते हैं कि अगर डॉग का एक्सपीरियंस होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अगर आपको डॉग या बस नज़र आ रही है तो मेरा बेटा ऐसे ही हॉस्पिटल से आ रहा था और सडनली एक रोड पर कोई ये ढोल बजाने वगैरह वाले होते हैं ना, उस तरह का एक किसी पर्सन ने 2 पपीज़ को, वो कुछ दिन का पपी होगा मुझे लग रहा है 2-4 दिन का, उस पपी को लेके वो ठंडी में, यही टाइम था 25 दिसंबर या जनवरी की बात है, ठंडी में लेके ऐसे सेल करने के लिए खड़ा हुआ था। बेटा आते हुए, बेटा डॉगीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा उसको ये लगता है कि मैं घर में पाल लूँ, ये कर लूँ, बट मैं थोड़ा डरती हूँ तो इसलिए मैं पालने नहीं देती, उसे अवॉइड करती हूँ। उसके जेब में उस टाइम 500 का नोट था, वो उसने उसको निकाला और दे दिया और घर ले आया उस पपी को। और उसने वो बिल्कुल इतना, उसकी एक आंख भी नहीं खुली थी, वो अब ले आया, उसको देखकर इतना प्यार भी आ रहा है, लेकिन वो लैब्रा था तो मुझे लगा ये तो ना बड़ा हो जाएगा और ये सब चीज़ों पे चढ़ेगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैं कहा देख बेटा मैं पाल नहीं सकती, 1-2 दिन की बात अलग है, अगर रखना है या 10 दिन बात अलग है। बोला मैं हॉस्पिटल ले जाऊँगा, वहाँ रख लूँगा इसे, आप ऐसा करो 10 दिन रख लो। फिर वो धीरे धीरे आया कि आप इसे पाल लो, यहीं पाल लो। मैं कहा नहीं पाल सकती कशिश, तुम्हारी अटैचमेंट हो जाएगी और फिर मैं इसे पाल नहीं पाऊँगी, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। देख बेटा मैं नहीं कर पाऊँगी, तुम इस बात को समझो। और उसने क्या करा, हम 2 दिन हमने उसे रखा, उसके लिए बॉटल लेके आए, सामान लेकर आए, बहुत प्यार से उसको हमने रखा। तीसरे दिन मेरी फ्रेंड उसे ले गई कि मैं पाल लूँगी, इसने मुझे दे दो तो। उसके यहाँ उसने जाकर शाम को बॉडी भी वैकेट कर दी। अच्छा। तो ये जब आपका बेटा क्लिनिकल जॉब में है, पेशेंट्स को देख रहा है और आप ये सोच रहे हो, आज मुझे सब लोग बोलते हैं कि इसने तो डॉक्टरी की है, ये क्लिनिकल जॉब क्यों नहीं कर रहा, ये पेशेंट्स को क्यों नहीं देख रहा, आगे क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये तो उसका डिसीज़न है ना, उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में मज़ा आ रहा है, उसमें एंजॉय कर रहा है तो ठीक है, उसे पोजीशन पावर अच्छी लगती है, उसे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये उसका लाइफ पाथ है, उसको आगे बढ़ना है। और वो उसी दिन 1 महीने बाद जस्ट ये जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, उसने इंटरव्यू क्रैक किया, रिटन टेस्ट क्रैक किया और उसे ये जॉब मिल गई। मतलब स्पिरिचुअल टैबलेट में हमारा ऑब्जेक्ट साइंस होती है, जिसके साथ हम पेशेंट गोड को भी कोरिलेट करते हैं कि उनको किस तरह के ड्रीम्स या किस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें गाइडेंस देते हैं। तो मेरी लाइफ में ये चीज़ें बहुत इम्प्लीमेंट होती हैं स्पिरिचुअल टैबलेट की। तो ये डॉग का एक्सपीरियंस ने उसे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में ला दिया। तो मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमने पहले ले लिया और वो चेंज हमारी लाइफ में बाद में आया। स्नेह जी, जैसा कि मैंने बोला था, एक छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज़ है आपके लिए, तो मैं चाहूँगी कि हम आपको वो सरप्राइज़ दिखाएं। जरूर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कशिश गुप्ता और मैं अपने आज एक मम्मी और बेटे यानी कि माँ और बेटे के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरा कैसा है। मेरा ऐसा है कि आई डेंट हैव अ सिस्टर एंड ऑल, मतलब कभी ऐसा कोई नहीं, आज तक कोई फ्रेंड्स भी नहीं रहे इतने स्टार्टिंग से। तो मॉम ऑलवेज बिकेम माई फ्रेंड, मतलब वही बहन बनी, वही हर चीज़ बनी, जो भी था मतलब सब कुछ उनसे डिस्कस किया। इनफैक्ट आज भी मैं उनसे सब डिस्कस करता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उनको मेरे बारे में सब पता होता है, मतलब शी इज़ काइंड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ सिचुएशन। मेडिटेशन से पहले पता, बस हमारे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो हम दोनों थोड़ा हो जाते थे आपस में बहस। बट जब वो मेडिटेशन में आए, उन्होंने थोड़ा चीज़ें समझी, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे उनके लिए पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, स्पोर्ट्स नहीं था बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट, तो वो प्रॉब्लम करती थी। बट अब वो चीज़ें थोड़ी सी इसमें आने का चेंज हुई, उनको समझ आया कि नहीं ऐसा नहीं होता, हर चीज़ मैटर करती है इक्वली डेवलपमेंट के लिए। तो चीज़ें कहीं चेंज हुई वहाँ पे हमारे बीच में। विद इन स्पैन ऑफ आई गेस लॉकडाउन के बाद से मतलब हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सब कुछ नॉर्मल रहता है, ऐसा चिल माहौल है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती, अब हर चीज़ सही रहती है और तो कुछ नहीं। बट ये है कि आप कुछ भी करो, माँ ही होती एट दी एंड आके। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं संतुलन बनाना पड़ता है दोनों तरफ से, बेटे को भी और माँ को भी, इस चीज़ में कि कैसे करना है मैनेज आउट, कैसे नहीं करना है, कैसे चीज़ें देखनी है कैसे नहीं देखनी है। तो बस इतना से ही होता है। चलो बाय बाय। तो स्नेह जी, वीडियो आपने देखी, अपने बच्चे का प्यार आपने देखा कि
कैसे वो आपसे प्यार करता है, और आप भी बता रही हैं लगातार कि बहुत प्यारी बॉन्ड जो है वो आप दोनों शेयर करते हैं। कार्यक्रम में फ़िलहाल हमारे पास वक्त नहीं है कि हम और ज़्यादा आपसे बात करें, लेकिन जो भी आपने बताया बहुत खूबसूरत बताया और बहुत मज़ा आया आपके साथ ये जर्नी शेयर कर। मैं चाहूँगी कुछ ऐसी टिप्स जो आज के समय में हर माँ को अपनानी चाहिए अपने बच्चे की परवरिश करने में, अपने बच्चे के साथ रिश्ता बनाने में, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि एक आम माँ जैसे बच्चे को डांटती है, फटकारती है या कई बार हाथ उठाती है जैसे मैं करती थी, आप जब तक आध्यात्मिकता में नहीं आते, आपको ये समझ नहीं आता, तो आपको पहले तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान और ज्ञान जब आप लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप अपने बच्चे को कैसे पाल सकते हैं। जब आप उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, प्यार से पालते हैं, तो उन्हें बच्चों को, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता, वो तो कच्ची मिट्टी होता है। हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उसे कैसे मोल्ड कर रहे हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में हम करते हैं। हम अगर टीवी ज़्यादा देख रहे हैं तो बच्चा टीवी ज़्यादा देखेगा। मेरे साथ होता था, मैं बहुत सीरियल वॉचर थी, सारे सीरियल्स देखती थी 7 to 10 रात को बैठकर, तो बेटा भी मेरे साथ बराबर सीरियल देखता था। अगर वो नहीं भी देख रहा होता था तो उसे स्टोरी पूरी पता होती थी। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा देखनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर बच्चों में चेंज लाना है तो पहले अपने अंदर चेंज लाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बच्चे को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो वो आपकी धीरे धीरे सुनेगा। समझाना हर एक माँ बाप का फ़र्ज है। जब बच्चे छोटे होते हैं समझाओ। कई बार हम डरा देते हैं, वहाँ बंद कर देंगे, खाना नहीं खा रहे तो इतना उनको टीवी दिखाते हैं, इतना उनको मोबाइल देते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स आपको नहीं लेनी चाहिए। जब बच्चे अगर नहीं खा रहे तो उनमें एनर्जी बहुत होती है, जब भूख लगेगी तो वो खा लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी सारे ब्रह्मांड की जो फैली हुई है वो तो बच्चों को मिल ही रही है। लेकिन पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती और वो ज़बरदस्ती उसे खिलाते हैं, मैं देखती हूँ ऐसा। और जब बच्चे टीन एज में आ रहे हैं तो आपको उनका धीरे धीरे फ्रेंड बनना शुरू करना है। अब फ्रेंड कैसा होता है ये आपको देखना है। आप अपने फ्रेंड के साथ कैसे हैं, फैमिलियर हैं, वो आपसे कोई चीज़ ना छिपाए, रोका टोकी ना करे, उस तरह से पहले आपको बॉन्ड बनाना है, तभी वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेगा। और वो जब फ्रेंड बन गया तो धीरे धीरे वो आपके साथ हर रूप में हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा। जी, तो स्नेह जी बहुत खूबसूरत जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की, अपने रिश्ते के बारे में बताया, कैसे आप पहले थी और कैसे ध्यान में आने के बाद आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित जो है वो हो गया। आपने बताया कि कैसे आपका जो बेटा है वो आपका एक दोस्त भी है, जैसे कि आपके बेटे ने कहा भी कि वो आपका दोस्त भी है, वो उसके लिए आप उसकी बहन भी हैं, वो आपसे सब कुछ शेयर करता है। तो ये इतनी खूबसूरत जर्नी हमारे साथ आपने शेयर की और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए कि ध्यान में आने के बाद कैसे जो आपकी मदरहुड जर्नी है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गई। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की स्नेह गुप्ता जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से ध्यान में आने के बाद उनके और उनके बेटे के रिश्ते में और ज़्यादा चेंजेस आए और ज़्यादा सुधार आए और उनका रिश्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। किस तरह से उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट करना और इग्नोर करना सीख लिया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे माँ हो तो ऐसी सीजन 2 में और आपसे शेयर करेंगे एक और माँ की एक खूबसूरत सी जर्नी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।